नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन और इसके हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक महाजन पद, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और विविध से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी पिछली प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के अब तक हम 4 टॉपिक में कुल 77 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और जो हमने 4 टॉपिक पिछले किए थे उनमें हमारा पहला टॉपिक था प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी, दूसरा था हमारा वैदिक युग और तीसरा था हमारा जैन धर्म और चौथा था हमारा बौद्ध धर्म। और इन 4 टॉपिक में हमने कुल मिलाकर 77 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे और ये हमारा प्राचीन इतिहास में 5वां टॉपिक है महाजन पद। और इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 78 प्रश्न से। हमारा 78वां प्रश्न है दोस्तों, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। दोस्तों आंसर है इसका हर्यक वंश। हर्यक वंश। आर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनुरुद्ध, मुंडा, नागदशक थे और मौर्य साम्राज्य के 3 महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और दयालु अशोक थे। दोस्तों ये आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित शासक हैं और ये आपके हर्यक वंश से संबंधित हैं। और शिशुनाग जो है इनमें काला अशोक, नंदीवर्धन और महानंदिन है। शिशुनाग वंश के ये शासक थे। महापदम नंद में नंद वंश के पहले ये राजा थे महापदम नंद। उनमें घनानंद नंद वंश के ये अंतिम शासक थे। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ये घनानंद थे। हमारा 79वां प्रश्न है, चंपा का प्राचीन शहर डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। आंसर है दोस्तों इसका अंग। आंसर है इसका अंग। 16 महाजनपद है। पहला है हमारा अंग चंपा, दूसरा मगध, गिरिभज, राजगृह, तीसरा काशी यानी कि काशी, चौथा है वत्स कौशाम्बी, पांचवा है कौशल, श्रावस्ती उत्तरी और कुशावती दक्षिणी, छठा है सूरसेन, मथुरा, पंचाल, अहिछत्र और कांपिल्य, आठवां है कुरु, इंद्रप्रस्थ, नौवा है मत्स्य, विराटनगर, छेदी, सोतावती, 11वां है अवंती, उज्जैन या महिष्मती, 12वां है गांधार, तक्षशिला, 13वां है हमारा कंबोज, पूछ, अस्माका है 14वां, कोटाली और 15वां है हमारा वज्जी, वैशाली और 16वां है हमारा मल्ल कुशीनारा। मल्ल कुशीनारा। ये कुल जो है टोटल जो है ये 16 महाजन पद थे। कुल 16 ये महाजन पद थे। 80वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में डैश से भाग नामक कर एकत्र किया। प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में डैश से भाग नामक कर एकत्र किया। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए किसानों से। किसानों से। प्राचीन भारत में महाजन पदों के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर वसूल किया। आमतौर पर फसल कर उपज का 1/6 हिस्सा होता था। 1/6 हिस्सा होता था। 81वां प्रश्न है दोस्तों, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद से होकर बहती थी। आंसर है इसका मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद मगध से होकर बहती थी। महाजनपद 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो दूसरी शहरीकरण अवधि के दौरान 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी प्राचीन भारत में मौजूद थे। कंबोज, कौशल और मच्छ कुछ महाजनपद हैं। महाजनपद 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो दूसरी शहरीकरण अवधि के दौरान 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी प्राचीन भारत में मौजूद थे। कंबोज, कौशल और मच्छ कुछ ये महाजनपद हैं। 82वां प्रश्न दोस्तों, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। आंसर है इसका बिंबिसार। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व या 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश के एक राजा थे। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु जो है ये दोस्तों ये बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर, निगंता, नटपुत्र और गौतम बुद्ध दोनों के ही समकालीन थे। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। आंसर दोस्तों इसका घनानंद। घनानंद इनकी मृत्यु 331 ईसा पूर्व
ये नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। वह राजवंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में सबसे छोटे थे। नंद वंश उनके साथ लगभग 321 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, जब चंद्रगुप्त ने गुप्त राजवंश की नींव रखी। 84वां प्रश्न दोस्तों, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक डैश था। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक डैश था। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए बिंबिसार। ऑप्शन ए बिंबिसार। अंग अब पश्चिम बंगाल के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की नींव रखी। बिंबिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी डैश थी। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी डैश थी। आंसर है इसका राजगृह। राजगृह। 425 ईसा पूर्व से पहले राजगृह मगध की राजधानी थी और 425 ईसा पूर्व के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। 86वां प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई थी। आंसर है दोस्तों इसका पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र, अब वर्तमान बिहार में पाटलिपुत्र के ये साथ अपने राजवंश की इन्होंने स्थापना की। 87वां प्रश्न है, इस वंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किया। आंसर है इसका पल्लव। पंच रथ महाबलीपुरम तमिलनाडु में अखंड रथ संरचनाएं हैं। इनका निर्माण पल्लव राजाओं महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। एक दिलचस्प पहलू यह है कि प्रत्येक रथ का नाम महाभारत प्रसिद्धि के पांडवों के नाम पर रखा गया है। महाबलीपुरम में दोस्तों जो 5 रथ बनाए गए हैं वो पल्लवों के द्वारा बनवाए गए हैं। पल्लव, इनका जो निर्माण है वो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। आंसर है इसका बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में जाना जाता है। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर, वर्तमान राजगीर में रहते थे। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो डैश कहलाता था। आंसर दोस्तों इसका गणिया संघ। गणिया संघ। नंदवंश के शासन में मगध एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा। हालांकि मगध एक राजशाही था और वज्जी पर लोकतांत्रिक शासन था। उस समय की सरकार गणिया संघ थी। उस समय की जो सरकार थी वो गणिया संघ थी। 90वां प्रश्न दोस्तों, वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था। वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक द्वारा किया गया था। आंसर है दोस्तों इसका मिहिर भोज। मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज था। उसने भोजपाल भोपाल शहर का निर्माण कराया। भोपाल मूल रूप से भोजपाल के नाम से जाना जाता था। आधुनिक भोपाल शहर की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने 1672 से 1728 तक की, इनका जो ये अवधि टाइम पीरियड था, इन्होंने की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। भोपाल, आधुनिक भोपाल शहर की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। 1193 के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ साथ बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करने से पहले यह लगभग 4 शताब्दियों तक समृद्ध रहा। दोस्तों मेरी वीडियो में दिए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 92 प्रश्न, 92 प्रश्न,
खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था। आंसर है दोस्तों इसका चंदेल। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह का जो स्मारक है, इनका जो निर्माण है वो स्थापत्य प्रतिभा की एक शानदार गाथा है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल राजवंश के राजपूत शासकों द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य भारत पर शासन किया। तो जो खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों, इनको बनवाया था चंदेल वंश के राजपूतों ने या चंदेल वंश के शासकों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? आंसर है दोस्तों इसका कौशल। आंसर है इसका कौशल। पुराणों और रामायण महाकाव्यों के अनुसार अयोध्या इक्ष्वाकु और उनके वंशजों के शासनकाल के दौरान अयोध्या कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती को महाजनपद काल की 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कौशल की राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया था, लेकिन मौर्य 2री से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के राजाओं ने अयोध्या से अपने सिक्के जारी किए। 94 प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? आंसर है इसका 16। आंसर है इसका 16। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाशक्तियां महाजनपद मौजूद थे। भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाशक्तियां या महाजनपद मौजूद थे। 16 महाजनपदों के प्राचीन और आधुनिक नाम हैं दोस्तों: काशी, बनारस, कौशल, लखनऊ, मल्ल, गोरखपुर, वत्स, इलाहाबाद, छेदी, कानपुर, कुरु, दिल्ली, पंचाल, रोहिलखंड, मत्स्य, जयपुर, शूरसेन, मथुरा, अशमक, औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती, उज्जैन, अंग, चंपा पूर्वी बिहार, मगध दक्षिण बिहार, वज्र उत्तर बिहार। 15 है दोस्तों गांधार पेशावर और 16 है कंबोज गांधार के पास। 95वां प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है इसका पुलिकेशन प्रथम। पुलिकेशन प्रथम। चालुक्य वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। पुलिकेशन प्रथम ने वातापी कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। एक पाल राजा डैश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक पाल राजा डैश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आंसर है इसका धर्मपाल। आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। 1193 ईस्वी के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ साथ बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करने से पहले यह लगभग 4 शताब्दियों तक समृद्ध रहा। मिहिर भोज डैश के शासक थे। आंसर है इसका प्रतिहार। मिहिर भोज 836 से 885 ईसा पूर्व या भोज प्रथम भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। भोज विष्णु का भक्त था और उसने आदिवर्रा की उपाधि धारण की थी जो उसके कुछ सिक्कों पर अंकित है। कन्नौज को लेकर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष रहा था। कन्नौज को लेकर प्रतिहार राष्ट्रकूट और जो पाल वंश थे दोस्तों, इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष रहा था। बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले डैश को अपनी राजधानी बनाया था। आंसर है इसका ऐहोल। चालुक्यों ने रायचूर दोआब से शासन किया जो कृष्णा और तुंगभद्रा की नदियों के बीच स्थित था। ऐहोल मंदिरों का शहर चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यह व्यापार का केंद्र था, जिसे बाद में कई मंदिरों के साथ एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। चालुक्यों की राजधानी को बाद में पुलिकेशन प्रथम के दौरान बादामी में स्थानांतरित कर दिया गया था। बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता है। बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता है। 99 प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक डैश वंश के उत्कृष्ट निशान है। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक डैश वंश के उत्कृष्ट निशान है। आंसर है दोस्तों इसका चंदेल। आंसर है इसका चंदेल। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक 950 ईस्वी और 1050 ईस्वी के बीच
चंदेल वंश के उत्कृष्ट प्रतीक है। चंदेल वंश एक केंद्रीय भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। चंदेल वंश एक केंद्रीय भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक मौर्य वंश और ये हमारा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 6वां टॉपिक है मौर्य वंश और हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो वे प्रश्न से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि भारतीय उपमहाद्वीप कई प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों और बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश, जातक कथाओं, मिलिंद-पन्हों और रामायण में प्रकट होता है। भारत पर प्रसिद्ध पुस्तकें मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, फाहियान ने को की लिखी, हेनसांग ने सीयू की लिखी, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद और इब्न बतूता ने रिहला लिखी। इब्न बतूता ने ये रिहला पुस्तक लिखी थी। भारत के ऊपर भारतीय उपमहाद्वीप को ये सब बुलाते थे स्वर्ण भूमि के नाम से। हाइडेस्पीस की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी? हाइडेस्पीस की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी? दोस्तों आंसर है इसका सिकंदर और पोरस ने। सिकंदर और पोरस ने। सिकंदर और पोरस हाइडेस्पीस की लड़ाई में लड़े थे। यह वर्ष 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। इनका सिकंदर और पोरस का, हाइडेस्पीस का जो यह युद्ध हुआ था। सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आंसर है दोस्तों इसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 से 303 ईसा पूर्व में लड़ाई लड़ी थी। 103 प्रश्न है दोस्तों। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं ब्रह्मगिरी, गविमठो, रूपनाथी, मस्की। दोस्तों आंसर है इसका रूपनाथी। अशोक के लघु शिलालेख जो पाए गए हैं उनमें पहला है कंधार अफगानिस्तान में, दूसरा लंपक अफगानिस्तान में, ब्रह्मपुरा दिल्ली में, बैराट राजस्थान में, भाबरू राजस्थान में, गुजरा मध्य प्रदेश में, रूपनाथ मध्य प्रदेश में, पंगुरिया मध्य प्रदेश में, सोहगोरा उत्तर प्रदेश में, सासाराम बिहार में, बराबर की गुफाएं बिहार में और महास्थान बांग्लादेश में, महास्थान बांग्लादेश में और रंजुला मंडागिरी आंध्र प्रदेश में, पूर्णागिरी आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, जतीना रामेश्वर में और रामेश्वर कर्नाटक में और जतीना और ये दोनों ही है कर्नाटक में, और सिद्धपुर कर्नाटक में, मस्की कर्नाटक में, नित्तूर कर्नाटक में, उदयगोलम कर्नाटक में और 21वां स्थल है पालकी गुंडू और गविमठ। ये दोनों कर्नाटक के स्थल है जहाँ पर अशोक के लघु जो शिलालेख है वो पाए गए हैं कर्नाटक में। और जो दिया गया हमारे पास ऑप्शन थे उनमें ये सभी हमें ऑप्शन दिए गए थे। ये जो रूपनाथी है दोस्तों ये नहीं है, ये आपका जो रूपनाथी है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश का है। ये आपका मध्य प्रदेश का खोज स्थल है जहाँ पर अशोक के लघु शिलालेख पाए गए हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन है आपके कर्नाटक के हैं। 104 प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 बीसी में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आंसर दोस्तों इसका नंद। आंसर है इसका नंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे और अंतिम शासक घनानंद थे। परीक्षित कुरु वंश का संस्थापक था। परीक्षित कुरु वंश का संस्थापक था। अरिमल्ल मल्ल वंश के संस्थापक थे और नील पंचाल वंश का संस्थापक था। जो नील था ये पंचाल वंश का संस्थापक था। 105 प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? आंसर है दोस्तों इसका बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। उन्होंने 187 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया, जब उन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, जिन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने। तो जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदत्त, इनको जो है इनके सेनापति थे ये पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने इसको मारकर इनकी हत्या करके इन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी मौर्य वंश के बाद। इस राजवंश ने 320 एडी और 550 एडी के बीच भारत पर शासन किया। आंसर है इसका गुप्त राजवंश। गुप्त वंश ने 320 एडी और 550 एडी के बीच भारत पर शासन किया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने 240 एडी में की थी। गुप्त वंश ने 320 एडी और 550 एडी के बीच भारत पर शासन किया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने 240 एडी में की थी। 107 प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? आंसर दोस्तों इसका कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और विनाश ने अशोक को युद्ध ताकने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? आंसर दोस्तों इसका बिंबिसार। बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बिंबिसार मगध का राजा था और वह हर्यक वंश का था। हर्यक वंश से था ये बिंबिसार। राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? आंसर दोस्तों इसका संघमित्रा। संघमित्रा राजा अशोक की बेटी का नाम था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था। महेंद्र उनका पुत्र भी एक बौद्ध मिशनरी की ड्यूटी पर था। वे दोनों लक्षद्वीप और श्रीलंका गए। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। दोस्तों आंसर है इसका नंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने भारत के उपमहाद्वीप पर सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। 111वां प्रश्न है दोस्तों, डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? आंसर दोस्तों इसका मौर्य। कंटक शोधन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित एक प्रकार का दरबार था। कंटक शोधन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित एक प्रकार का दरबार था। इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया है जो कंटक शोधन के अधीन है। निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? आंसर है दोस्तों इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। 1851 में उन्होंने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की। उन्होंने सारनाथ, सांकस्य और सांची में खुदाई कराई थी। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? आंसर है दोस्तों इसका 8। अशोक के अभिलेखों के अनुसार राजा बनने के 8 साल के बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध छेड़ दिया। कलिंग पर युद्ध छेड़ दिया राजा बनने के 8 साल के बाद। कलिंग युद्ध के अभिलेखों को शिलालेख 13वां में चित्रित किया गया था। कलिंग युद्ध के अभिलेखों को शिलालेख 13वां में चित्रित किया गया था। आगे दोस्तों प्रश्न है 114वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? आंसर है दोस्तों इसका जेम्स प्रिंसेप।
जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 115 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? आंसर दोस्तों इसका अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए। अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देशों पर शिलालेखों को खंभों और साथ ही चट्टानों की सतहों पर अंकित किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर दोस्तों इसका चंद्रगुप्त। आंसर है दोस्तों इसका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कला अनुक्रमिक क्रम में मौर्य राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, सालिसुका, देववर्मन, सातधनवन, बृहदत्त जो थे ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ये काल अनुक्रमिक में आपको दिए गए हैं मौर्य राजा। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका मगध। आंसर है इसका मगध। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 10+2 परीक्षा में पूछा गया है वर्ष 2021 में, और आगे भी आपके ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लोह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी। राजा पोरस ने हाइडेस्पीस की लड़ाई में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर अपनी विजय के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया था। 118वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय इतिहास में अत्तविका राज्य के रूप में किससे संदर्भित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका वन साम्राज्य। वन साम्राज्य। अत्तविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। अत्तविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। इनका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा था। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था जिन्हें सामूहिक रूप से अट्टाविका यानी कि वन राज्य के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? आंसर दोस्तों इसका मुंबड़े वैलन। मुंबड़े वैलन। वाजपेयी एक सोम यज्ञ है जिसमें मामूली पशु बलि शामिल है। जिसमें मामूली पशु बलि शामिल है। वाजपेयी एक सोम यज्ञ है जिसमें मामूली पशु बलि शामिल है। राजसूय शाही बलिदान या राजा का उद्घाटन बलिदान वैदिक धर्म का एक स्रोत अनुष्ठान है। यह राजा का एक अभिषेक है। आशुमेध वैदिक धर्म की स्रोत परंपरा के बाद एक घोड़े की बलि का अनुष्ठान है। मुंबेद वेलन चोल सिंहासन के एक राजा के लिए एक प्रमुख सैन्य अधिकारी था। मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। आंसर है इसका कृषि। मौर्य शासन के दौरान सीता अधीक्षक या अधिकारी थे जो कृषि के प्रभारी थे। वे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी थे। मौर्य शासन के दौरान सीता अधीक्षक या अधिकारी थे जो कृषि के प्रभारी थे। वे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी थे और उन्हें अमात्य द्वारा नियुक्त किया जाता था जो राजा के प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्रों में सर्वोच्च थे। दोस्तों मेरी वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 121वां प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों आंसर है इसका कौटिल्य। आंसर है इसका कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ये ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषय यह प्राचीनतम ग्रंथ है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह जो है प्राचीन
भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बराबर की गुफाएं, जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानें काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? आंसर दोस्तों इसका मौर्य वंश। बराबर गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं, जो ज्यादातर मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पौत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। 123वां प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? आंसर दोस्तों इसका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी से शादी की थी और यह विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने लिच्छवियों से दहेज में पाटलिपुत्र प्राप्त किया। उसने लिच्छवियों से दहेज में पाटलिपुत्र प्राप्त किया। 124वां प्रश्न दोस्तों, ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने डैश के शासनकाल में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था? ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने डैश के शासनकाल में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था? दोस्तों आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। दोस्तों आगे हमारे पास गुप्त वंश और ये हमारा प्राचीन इतिहास में 7वां टॉपिक है और हमारा प्रश्न 125वां, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का संदर्भ है। वीथी शब्द का संदर्भ है दोस्तों, आंसर है इसका प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का अर्थ प्रशासनिक इकाई से है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का अर्थ प्रशासनिक इकाई से है। गुप्त काल में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभावों का एक पदानुक्रम था। प्रशासनिक प्रभावों का एक पदानुक्रम था। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला, पृथ्वी और अवनि जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला, पृथ्वी और अवनि जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इसे प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आगे विषयों में विभाजित किया गया था। एक विषयपति विषय का संचालन किया करता था। एक विषयपति विषय का संचालन किया करता था। विषय के एक भाग को विधि कहा जाता था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? आंसर दोस्तों इसका चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त शासक था और उसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी नाम की एक लड़की से शादी की जो लिच्छवी वंश की थी। गौतम बुद्ध के समय में लिच्छवी वंश का मुख्यालय वर्तमान बिहार के वैशाली में था। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर है इसका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके दरबारी और कवि हरिसेना द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात उनकी महान सैन्य विजय के कारण ए.वे. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, जो उन्हें 100 लड़ाइयों के नायक के रूप में भी वर्णित करती है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा जो है वो किसने लिखी थी? इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है ये किसने लिखी थी? दोस्तों आंसर है इसका हरीश सेन। हरीश सेन। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि स्तुति में। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति की रचना की। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के रूप में वर्णित करती है। वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुमेरनाग और डैश की बेटी थी। आंसर दोस्तों इसका चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त एक गुप्त राजकुमारी और वाकाटक रानी थी जो महाराज रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और उसने लगभग 390 से 410 तक वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त
द्वितीय और रानी कुबेरना की बेटी थी। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेरना की बेटी थी। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुव वंश से संबंधित था? आंसर है इसका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। तुलुव वंश के ये थे पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के थे, विष्णुवर्धन होयसला और सिंह विष्णु पल्लव से थे। इस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं, जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आंसर दोस्तों इसका इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में वर्णित करता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में वर्णित करता है। यह बताता है कि उसने उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया था। स्तंभ एक प्रशस्त स्तवन है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। 132वां प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक डैश था? आंसर दोस्तों इसका विष्णुगुप्त। गुप्त युग के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा विष्णुगुप्त थे। गुप्त युग के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल 300 ईस्वी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक है। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक शुल्क लगाया जो एक हल कर था, जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। आंसर है दोस्तों इसका हल्व कर। हल्व कर हली वकारा हल्व कर उन लोगों के लिए एक प्रकार का कर था जिनके पास गुप्त प्रशासन के दौरान हल कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों दिए गए हमारे पास ऑप्शन है नागभट्ट, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेना। दोस्तों आंसर होगा इसका विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। उनका नाम देवी विंध्य के नाम से लिया गया है। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था और उनका नाम देवी विंध्य के नाम से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? आंसर दोस्तों इसका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक गुप्त शासक था। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच निम्नलिखित गुप्त शासक थे। पहला था आपका चंद्रगुप्त, 319 से 334 ईस्वी तक ये रहे थे। समुद्रगुप्त उसके बाद 335 से 380 तक ये रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 ईस्वी तक ये रहे थे और जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक ये रहे थे और स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक ये रहे थे। गुप्त वंश से संबंधित ये सभी शासक थे। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? आंसर है दोस्तों इसका दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के कलात्मक उत्कृष्टता के असाधारण उदाहरण है। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? आंसर है दोस्तों इसका सूरदास। सूरदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है। आंसर है दोस्तों इसका गुप्त। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। चौथी शताब्दी और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को गुप्त साम्राज्य के दौरान गणित, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों की बड़ी उपलब्धियों के कारण भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास वर्धन वंश और ये हमारा अब 8वां टॉपिक है प्राचीन इतिहास में। प्रश्न हमारे शुरू होते हैं 139वें। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया? दोस्तों आंसर है इसका पुलिकेशन द्वितीय ने। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने नर्मदा नदी के तट पर दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। मंगलेश कर्नाटक के वतापी के चालुक्य वंश के राजा थे। विक्रमादित्य प्रथम तीसरा पुत्र था और अपने पिता पुलिकेशन द्वितीय के पीछे चालुक्य सिंहासन पर चला गया। कीर्तिवर्मन प्रथम भारत में वतापी वर्तमान बादामी के चालुक्य वंश का शासक था।
कीर्तिवर्मन प्रथम भारत में वातापी वर्तमान बादामी के चालुक्य वंश का शासक था। 140वां प्रश्न है दोस्तों, हर्षचरित द डीड्स ऑफ हर्ष जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है डैश के द्वारा लिखी गई थी। आंसर है दोस्तों इसका बाण भट्ट। आंसर है इसका बाण भट्ट। हर्षचरित हर्ष के कार्य बाण भट्ट के द्वारा लिखित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है और वह हर्ष का दरबारी कवि था। जो बाण भट्ट थे दोस्तों ये हर्ष के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाण भट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है डैश के शासन काल के दौरान फला फूला। आंसर है दोस्तों इसका हर्षवर्धन। बाण भट्ट अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ। बाण भट्ट के प्रमुख कार्यों में हर्ष की जीवनी, हर्षचरित और दुनिया के सबसे पुराने उपन्यासों में से एक कादम्बरी शामिल है। ये जो दोस्तों कादम्बरी उपन्यास है दोस्तों ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह डैश राज्य का शासक था। आंसर दोस्तों इसका गौड़। आंसर इसका गौड़। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की गौड़ राज्य का शासक था। कर्ण सुवर्ण प्राचीन बंगाल के पहले महत्वपूर्ण राजा शशांक के शासनकाल के दौरान गौड़ साम्राज्य की राजधानी थी जिन्होंने 7वीं शताब्दी में शासन किया था। थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति डैश वंश के संस्थापक थे। आंसर है इसका वर्धन। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के पहले उल्लेखनीय राजा थे। इस राजवंश के अंतिम राजा हर्षवर्धन के अधीन राजवंश अपने गौरव पर पहुंच गया। इस वंश के अंतिम राजा हर्षवर्धन के अधीन राजवंश अपने गौरव पर पहुंच गया। हेनसांग जिसका स्वागत तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था सम्राट डैश के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग जिसका स्वागत तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था सम्राट डैश के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों आंसर है इसका हर्ष। आंसर है इसका हर्ष। चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट हर्षवर्धन की अवधि के दौरान भारत का दौरा किया था। चीन वापस जाने के बाद उन्होंने भारत में अपने अनुभव के बारे में एक किताब लिखी थी। राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। आंसर है दोस्तों इसका राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा था जिसे राज्यवर्धन भी कहा जाता है। वह प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े पुत्र और पुष्यभूति राजवंश के सदस्य थे। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़ा और उसके छोटे भाई हर्ष ने उसका उत्तराधिकारी बनाया और उसके जो छोटे भाई थे हर्षवर्धन ये इसके राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की आत्मकथा है जिसकी रचना संस्कृत में उसके दरबारी कवि डैश के द्वारा की गई थी। आंसर है इसका बाण भट्ट। बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित्र पुस्तक लिखी जिसमें हर्षवर्धन के कार्यों का वर्णन है। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। दोस्तों आंसर है इसका हर्षवर्धन। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान यात्री और अनुवादक थे। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान यात्री और अनुवादक थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और हर्ष के शासनकाल के दौरान चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच बातचीत का वर्णन किया। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया। आंसर है इसका पुलिकेशन द्वितीय ने। पुलिकेशन द्वितीय ने 618 से 619 ईस्वी की सर्दियों में नर्मदा नदियों के तट पर हर्षवर्धन को हराया। पुलिकेशन द्वितीय ने 618 से 619 ईस्वी की सर्दियों में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया। चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। आंसर है इसका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हेनसांग ने अपनी पुस्तक टीयू की या रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का विस्तृत विवरण लिखा है। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। वे वर्धन वंश के शासक थे।
बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? आंसर है दोस्तों इसका हर्षवर्धन। बाणभट्ट वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है और इसे हर्षचरित्र कहा है। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है और इसे हर्षचरित्र कहा है। हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। इसे लिखा है दोस्तों बाणभट्ट ने। दोस्तों आगे हमारे पास प्राचीन इतिहास से संबंधित 9वां टॉपिक चोल वंश। प्रश्न है हमारे 151 से, चोल शिलालेख तिरुनामट्टुकनी को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। चोल शिलालेख तिरुनामट्टुकनी को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। चोल शिलालेख तिरुनामट्टुकनी को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। आंसर है इसका मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में वर्णित करते हैं। चोल राजाओं ने अपने लोगों को 5 प्रकार के भूमि उपहार दिए थे। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों के लिए भूमि थी। ब्रह्मदेव भूमि ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। और देवदान या तिरुनामट्टुकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। पलिछंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। पलिछंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? दोस्तों आंसर है इसका ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है। यह राजा चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था। यह राजा चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन है? चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों जो पलिचंदम है ये जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी, तो ये हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। शाला भोग स्कूलों के लिए होती थी और वेलन वगाई जो होती थी दोस्तों ये गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी। ये गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी। और जो है ब्रह्मदेव भूमि ये ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्राह्मणों को ये उपहार में दी जाती थी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। चोल शिलालेखों के संदर्भ में शाला भोग स्कूलों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए भूमि थी। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि थी। ब्रह्मदेव एक कर मुक्त भूमि उपहार जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। और पलिचंदम जो है दोस्तों ये जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी। राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग का अर्थ क्या है? शाला भोग का अर्थ क्या है? दोस्तों आंसर है इसका विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि। विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि। चोल शिलालेखों के अनुसार 5 प्रकार के भूमि उपहार थे। चोल राजाओं ने अपने लोगों को दिए थे। वेलन वगई ये दी जाती थी। गैर ब्राह्मण किसान मालिकों के लिए भूमि थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि थी। देवदान तिरुनामट्टुकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। और पलिचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती थी। देवी निशुंभ सूदनी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? देवी निशुंभ सूदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर है इसका चोल। देवी निशुंभ सूदनी का मंदिर जो है दोस्तों ये इसका निर्माण चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय ने 850 ईस्वी में करवाया था। विजयालय कांची के पल्लवों का पहला सामंत था। उन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा किया था। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है इसका उर। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों उर के नाम से जानी जाती थी। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियां उर के नाम से जानी जाती थी। ये आगे चलकर सिंचाई और कृषि के प्रसार से समृद्ध हुई। ऐसे गांवों के समूह ने नाड़ू नामक बड़ी इकाइयां बनाई। 157वां प्रश्न है दोस्तों, गंगे
कोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि डैश ने धारण की थी। गंगे कोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि डैश ने धारण की थी। दोस्तों आंसर इसका राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंडा की उपाधि धारण की और इसका अर्थ है जिसने गंगा नदी तक के स्थानों पर विजय प्राप्त की हो। जिसने गंगा नदी तक के स्थानों पर विजय प्राप्त की हो। दोस्तों आगे हमारे पास प्राचीन इतिहास में हमारा 10वां टॉपिक विविध, और इसमें हमारे प्रश्न है 158 से डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। दोस्तों आंसर है इसका त्रामलिप्ति बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित प्राचीन बंगाल में एक बंदरगाह शहर और सुमा साम्राज्य की राजधानी था। श्रावस्ती प्राचीन भारत में कोसल साम्राज्य की राजधानी थी और वह स्थान जहां बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे अधिक रहते थे। अहिछत्र उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के आंवला तहसील के आधुनिक रामनगर गांव के पास स्थित है। अहिछत्र उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के आंवला तहसील के आधुनिक रामनगर गांव के पास स्थित है। प्राचीन भारत का चंपा शहर अंग राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। दोस्तों आंसर है इसका अरिकामेडु एक मछली पकड़ने वाली कॉलोनी थी जिसका इस्तेमाल प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह शहर है। बदामी अगस्त्य झील कर्नाटक के चारों ओर एक उबड़ खाबड़ लाल बलुआ पत्थर की चौकी के तल पर एक खड्ड में स्थित है। किंग्स बैलेंस जिसे तुला पुरुषनंदन के नाम से भी जाना जाता है। विठल मंदिर तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। किंग बैलेंस जिसे तुला पुरुष धन के नाम से भी जाना जाता है विठल मंदिर तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मेसोपोटामिया के लोग डैश से बनी तख्तियों से लिखते थे। आंसर है दोस्तों इसका क्ले। मेसोपोटामिया के लोगों ने क्ले की बनी तख्तियों पर लिखा। क्ले एक अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानें हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बनी एक तल छठी चट्टान है जो आमतौर पर कैल्साइट या आर्गोनाइट के रूप में होती है। स्लेट महीन दाने वाली मिट्टी की कायांतरित चट्टान है। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है पुरुष और महिलाएं एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी। पुरुष और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी। दूसरा हमारे पास है समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के गोत्र के नाम पर रखा गया था। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ऑप्शन हमारा बी इसमें सही है। गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों पुजारियों के 7 वंश खंडों को संदर्भित करता है जो 7 प्राचीन दृष्टाओं से अपनी व्युत्पत्ति का पता लगाते हैं। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। गोत्र के 2 नियम हैं। पहला है विवाह के बाद महिलाओं को अपने पति के गोत्र के नाम को अपनाना होता है और पिता के गोत्र नाम का त्याग करना होता है। और दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य विवाह नहीं कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में योगदान करता था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में योगदान करता था। आंसर दोस्तों इसका चरक ने चरक संहिता लिखी। यह आयुर्वेद का सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन आधिकारिक लेखन में से एक माना जाता है। हर्ष ने स्वयं 3 संस्कृत नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखे। मध्यम वयोग 11वीं शताब्दी में भास द्वारा लिखा गया एक नाटक था। उन्हें संस्कृत नाटक के जनक के रूप में जाना जाता है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित
व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणित खगोलविद थे? दोस्तों आंसर है इसका वराहमिहिर। वराहमिहिर भारतीय दार्शनिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, पंच सिद्धांतिक के लेखक थे। बाणभट्ट जो थे दोस्तों ये संस्कृत गद्य के महानतम आचार्यों में से एक। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हर्षचरित्र, हर्ष का जीवन, कादम्बरी आदि। नागार्जुन जो है दोस्तों ये मध्यम का केंद्रवाद, मध्यम मार्ग, बौद्ध दर्शन का स्कूल और महायान आंदोलन के रक्षक और संस्थापक थे। अमलानंद एक दक्षिण भारतीय संस्कृत विद्वान थे। अमलानंद एक दक्षिण भारतीय संस्कृत विद्वान थे जो महादेवी देवगिरी के यादव शासक के शासनकाल के दौरान रहते थे। वे वेदांत कल्पतरु के लेखक थे। वे वेदांत कल्पतरु के लेखक थे अमलानंद। 164वां प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालयों में उगने वाले डैश पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी? आंसर है दोस्तों इसका बुर्ज। आंसर है इसका बुर्ज। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों या हिमालय में उगने वाले बुर्ज यानी कि बर्च के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? आंसर है इसका श्रृंगवेरापुरा। श्रृंगवेरापुरा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली संचयन प्रणाली श्रृंगवेरापुरा स्थान पर थी। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? आंसर है दोस्तों इसका चरक। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चरक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। चरक जो है चरक संहिता के रचयिता थे। दूसरी शताब्दी ईस्वी में गौतमी पुत्र शातकर्णी डैश साम्राज्य के सबसे महान शासक थे? आंसर है दोस्तों इसका सातवाहन। सातवाहन। गौतमी पुत्र शातकर्णी दूसरी शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। दोस्तों मेरी वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 168वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? आंसर है दोस्तों इसका मणिपुर। मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य पर निंगथौजा वंश का शासन था। इसमें 125 विस्तारित परिवार है और यह स्पष्ट रूप से 33 ईस्वी में राजा नोंगोडा लारेन पंखगंबा द्वारा स्थापित किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? आंसर है इसका भगवान शिव। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। वे एलिफेंटा द्वीप या घरपुरी मुंबई हार्बर पर है। एलिफेंटा जो द्वीप है ये घरपुरी या मुंबई हार्बर पर है। यहाँ लगभग 34 गुफाएं हैं। इन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1987 में। निम्नलिखित मंदिरों में कहाँ गोपुरम मिलेगा? निम्नलिखित मंदिरों में कहाँ गोपुरम मिलेगा? दोस्तों आंसर है इसका शिव मंदिर चिदम्बरम। शिव मंदिर चिदम्बरम। गोपुरम या गोपुर एक स्मारकीय मीनार है जो आमतौर पर किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशेष रूप से दक्षिण भारत में अलंकृत होती हैं। वे द्रविड़ शैली में निर्मित कोयल हिंदू मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है। उनके ऊपर कलशम एक बल्बनुमा पत्थर का अंतिम भाग है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज मंदिर गोपुरम के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज मंदिर गोपुरम के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। नटराज मंदिर को चिदम्बरम नटराज मंदिर या हिलाई नटराज मंदिर भी कहा जाता है। मैसूर पैलेस किसका निवास था? दोस्तों आंसर है इसका वोडेयार्स। मैसूर पैलेस 1399 से 1950 तक मैसूर के शासक वोडेयार राजवंश का निवास था। मैसूर पैलेस जिसे अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है भारत के सबसे शानदार और सबसे बड़े महलों में से एक है। पट चित्रकला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में से किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। पट चित्रकला रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। पट चित्र का संस्कृत में अर्थ है कपड़ा चित्र पेंटिंग। कपड़े पर चित्र या पेंटिंग। यह एक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है जो अपने जटिल विवरण के साथ साथ पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के लिए जानी जाती है।
ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? आंसर है दोस्तों इसका नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। लंगूला नरसिंह देव प्रथम एक शक्तिशाली सम्राट और पूर्वी गंग राजवंश या प्रारंभिक मध्ययुगीन ओडिशा के सूर्यवंश का योद्धा था, जिसने 1238 से 1264 तक राज किया था। निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेवराय द्वारा राज्य शिल्प पर एक कृति है? निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेवराय द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर एक कृति है? दोस्तों आंसर है इसका अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर एक कृति है। यह एक तेलुगु महाकाव्य कविता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के सम्राट थे। कपूर मंजरी राजशेखर की कृति है। कपूर मंजरी राजशेखर की कृति है। तोलकपियम तोलकपियार की कृति है। तोलकपियम तोलकपियार की कृति है और कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है। 175वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? आंसर है दोस्तों इसका कणाद। कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था। यह हिंदू दर्शन के वैशेषिक स्कूल की नींव पर प्राचीन संस्कृत पाठ है। कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था। यह हिंदू दर्शन के वैशेषिक स्कूल की नींव पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैनामती और गोपीचंद्र की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? आंसर है दोस्तों इसका नाथ साहित्य। नाथ साहित्य। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीजीएल परीक्षा वर्ष 2021 में पूछा गया है और आगे भी आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। मैनामती और गोपीचंद्र की कहानी नाथ साहित्य का एक हिस्सा है। इसमें धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां और परियों की कहानियां, लोक कथाएं और गाथा गीत शामिल है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? आंसर दोस्तों इसका दंती दुर्ग ने। दंती वर्मन या दंती दुर्ग ने, जो 735 से 756 ईस्वी तक ये रहे थे। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के ये संस्थापक थे। राष्ट्रकूट मूल रूप से वातापी के पश्चिमी चालुक्यों के सामंत माने जाते थे। उन्होंने कर्नाटक के मान्यखेट से शासन शुरू किया था। उन्होंने कर्नाटक के मान्यखेट से शासन शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी? आंसर दोस्तों इसका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। पाणिनि एक संस्कृत व्याकरणविद थे। पाणिनि जो थे दोस्तों ये एक संस्कृत व्याकरणविद थे, जिन्होंने ध्वन्यात्मकता, स्वर विज्ञान और आकृति विज्ञान का एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। संस्कृत भारतीय हिंदुओं की शास्त्रीय साहित्यिक भाषा थी। पाणिनि को भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी एक डैश शासक थे। आंसर दोस्तों इसका सातवाहन। सातवाहन। गौतमीपुत्र शातकर्णी भारत के वर्तमान दक्कन क्षेत्र में सातवाहन राजवंश के महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डैश वंश के पहले 3 शासक थे। आंसर दोस्तों इसका गहड़वाल। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव गहड़वाल वंश के पहले 3 शासक थे। गहड़वाल वंश का संस्थापक यशो विग्रह था। गहड़वाल वंश का संस्थापक यशो विग्रह था। गहड़वाल के अधिकांश अभिलेख उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया? आंसर दोस्तों इसका धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का लोकप्रिय शिक्षण केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? आंसर है दोस्तों इसका नहपान। नहपान पश्चिमी क्षत्रपों का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो सीथियन के वंशज थे, जिन्होंने पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान शासन किया था। चालुक्य वंश भारत के डैश भाग का एक प्रमुख राज्य था। आंसर दोस्तों इसका दक्षिणी। चालुक्य वंश एक शास्त्रीय भारतीय राजवंश था, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। चालुक्यों का शासन दक्षिणी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्ण युग का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। आंसर है दोस्तों इसका असम। महाकाव्य काल के दौरान असम को प्राग ज्योतिष या पूर्वी खगोल विज्ञान के स्थान के रूप में जाना जाता था और बाद में इसका नाम कामरूप रखा गया था। निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नाम की पेंटिंग मिली है। आंसर है इसका अजंता गुफा संख्या 1। अजंता गुफा संख्या 1। प्रतिष्ठित अजंता पेंटिंग पद्मपाणि और वज्रपाणि अजंता की गुफा 1 की दीवारों की महिमा करती है। अजंता की गुफा 1 का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेना के जंक्शन में उत्खनन के दूसरे चरण में किया गया था। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 10+2 परीक्षा वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों आगे भी आपका ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र में शासन किया। दोस्तों आंसर है इसका कामरूप। कामरूप क्षेत्र में वर्मन वंश के भास्कर वर्मन का शासन था। निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के वैशेषिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आंसर है दोस्तों इसका कणाद। वैशेषिक का प्रस्ताव महर्षि कणाद ने दिया था। यह मानता है कि भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं परमाणुओं की एक सीमित संख्या में कम हो जाती है। इसने केवल धारणा और हस्तक्षेप को स्वीकार किया। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहां पर स्थित है। आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण पहली ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो पहली ईसा पूर्व में किया गया था और ये दो निकटवर्ती पहाड़ियों पर है। इन्हें उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कथा सरित सागर किसने लिखी है। आंसर है दोस्तों इसका सोमदेव। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा लिखी गई है। यह भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियों और लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध 4वीं शताब्दी का संग्रह है, जैसा कि शिव सोमदेव द्वारा बताया गया है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। सप्पन वासवदत्त भास ने लिखा है। ऋतु सहा, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव ये दोस्तों कालिदास की रचनाएं हैं। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। आंसर दोस्तों इसका गोपाल। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल पाल राजवंश के संस्थापक थे जिन्होंने बिहार और बंगाल में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोला, कट्टुनाडु, वल्लुगनाड तथा थेकुम्बकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन अल्पकालिक साम्राज्य हुए थे। आंसर दोस्तों इसका केरल राज्य। केरल राज्य। कोलाथुनाडु, वल्लुगनाद और थेकुम्बकुर भारतीय राज्य केरल में छोटे प्राचीन समय के राज्य थे। विक्रम युग की शुरुआत कब हुई। आंसर दोस्तों इसका 57 ईसा पूर्व। विक्रम युग या विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू होने वाला एक नेपाली कैलेंडर है। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से आधी सदी पहले शुरू होता है और एक भारतीय कैलेंडर चक्र पर काम करता है। विक्रम संवत कैलेंडर का पहला दिन गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में दिवाली के बाद मनाया जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर का पहला दिन गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में दिवाली के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में अशोक का जोगड़ा रॉक शिलालेख स्थित है। आंसर दोस्तों इसका उड़ीसा में। जोगड़ा शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर से करीब 10 किलोमीटर दूर धौली पहाड़ियों में स्थित है। यह कलिंग युद्ध के ऐतिहासिक स्थल के पास स्थित है। यह कलिंग युद्ध के ऐतिहासिक स्थल के पास स्थित है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के अंत में यह हुआ था और प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में स्थित है। तोलकप्पियर डैश भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं। आंसर दोस्तों इसका तमिल। तोलकप्पियर उपनाम जो कि एक सबसे पुराना तमिल व्याकरण है के लेखक तोलकप्पियर को विभिन्न परंपराओं के अनुसार अगत्यार के 12 शिष्यों में से एक माना जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य शामिल नहीं हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं है। दोस्तों आंसर है इसका यश। आंसर है इसका यश। पुरुषार्थ मानव जीवन के 4 उचित लक्ष्यों या उद्देश्यों को संदर्भित करता है। पहला है आपका अर्थ, फिर काम, तीसरा धर्म और चौथा मोक्ष। अर्थ है आपका आर्थिक मूल्य, काम खुशी, धर्म नैतिक मूल्य और मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट
वंश के द्वारा किया गया था? आंसर है दोस्तों इसका कैलाश मंदिर का। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। इसे 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी तक के बीच बनवाया था। कैलाश मंदिर 16वीं गुफा है और यह 32 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है जो भव्य एलोरा गुफाओं का निर्माण करता है। 197 प्रश्न दोस्तों, अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया? दोस्तों आंसर है इसका कृष्णदेव राय ने। अमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे जिन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन इन्होंने किया था। कृष्णदेव राय ने। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका गरुड़। भगवान विष्णु के 10 अवतार में पहला अवतार है दोस्तों मत्स्य मछली का। भगवान विष्णु के दोस्तों 10 अवतार हैं। पहला अवतार है मत्स्य मछली का, दूसरा अवतार कूर्म कछुआ, तीसरा वरासुर, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन बोना, छठा परशुराम, सातवां भगवान राम, आठवां भगवान कृष्ण और 9वां अवतार है बलराम कृष्ण के बड़े भाई और 10वां अवतार है कल की जो कि शक्तिशाली योद्धा है। कल की जो कि शक्तिशाली योद्धा है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 199 प्रश्न, प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? आंसर है दोस्तों इसका कुषाण वंश ने। भारत में कुषाण शासन के दौरान गांधार कला का विकास हुआ। वी.ए. स्मिथ के अनुसार मूर्ति कला में विकसित होने वाली गांधार शैली ग्रीको रोमन और भारतीय शैलियों का मिश्रण थी। दोस्तों वह प्रश्न है दोस्तों, वरामिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आंसर है दोस्तों इसका बृहत संहिता। बृहत संहिता वरामिहिर द्वारा लिखी गई थी। कुमार संभव, शकुंतला, ऋतु संहार ये सभी तीनों पुस्तकें दोस्तों कालिदास ने लिखी थी। निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? आंसर है दोस्तों इसका पारसी धर्म। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने ईश्वरवादी धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 3500 साल पहले प्राचीन ईरान में पैगंबर जोरास्ट्र ने की थी। निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? आंसर दोस्तों इसका मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज था। उसने 836 ईस्वी तक कन्नौज कन्याकुब्ज को पुनः प्राप्त किया और यह लगभग एक शताब्दी तक प्रतिहारों की राजधानी बना रहा। उसने भोजपाल भोपाल नगर का निर्माण करवाया। 203 प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है? दोस्तों आंसर है इसका शांति पर्व। शांति पर्व भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पुस्तकों में से 12वां है। शांति पर्व शासक, धर्म और सुशासन के कर्तव्यों का पाठ करता है, जैसा कि मरने वाले भीष्म और विभिन्न ऋषियों ने सलाह दी थी। 204 प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल ओल्डी हवा कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ओल्डी हवा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थल 3 व्यावसायिक स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोहा युग। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका गोथिक शैली। गोथिक शैली गोथिक वास्तुकला एक शैली है जो यूरोप में उच्च और स्वर्गीय मध्य युग के दौरान विकसित हुई। किसने महाबलीपुरम के भव्य रत्न गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? आंसर है दोस्तों इसका नरसिंह ने। महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया था। मंदिर की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों के कलात्मक अंदाज को दर्शाती है। ऋग्वैदिक काल में अरण्याणी किस की देवी है? दोस्तों आंसर है इसका वन। हिंदू धर्म में अरण्याणी जंगलों और उनके भीतर रहने वाले जानवरों की देवी है। उन्हें उन सभी की माता माना जाता है। उसका नाम अरण्य शब्द से आया है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है वन। देवी अरण्याणी जंगल को जीवित और संरक्षित करती है, मानव जाति के लिए भोजन प्रदान करती है। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 304 ईस्वी तक चला? आंसर है दोस्तों इसका वाघेल राजवंश। वाघेल राजवंश।
वाघेला राजवंश एक अल्पकालिक भारतीय राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान राजधानी ढोलका से गुजरात पर शासन किया था। इस क्षेत्र के मुस्लिम विजय से पहले गुजरात के बड़े हिस्से पर शासन करने वाले वाघेला अंतिम हिंदू सम्राट थे। मध्यकालीन भारतीय साहित्य में उन्हें अग्निवाशी राजपूत राजवंशों में शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मोरे स्तंभ से लिया गया है। आंसर दोस्तों इसका सारनाथ। भारत का राज्य प्रतीक वाराणसी के पास सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व से अशोक की शेर राजधानी का एक रूपांतरण है। दोस्तों 210 प्रश्न है हमारे पास। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है। रामायण का पूरा अरण्यकांड पंचवटी में स्थापित है। रामायण का पूरा जो अरण्यकांड है वो पंचवटी में स्थापित है। 211 प्रश्न है। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था 618 ईस्वी में? आंसर है इसका पुलिकेशिन द्वितीय ने। पुलिकेशिन द्वितीय ने। पुलिकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों आंसर है इसका नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम। ओडिशा में कोणार्क मंदिर नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। वह लगभग 1250 ईस्वी के पूर्वी गंग राजवंश के शासक थे और यह मंदिर हिंदू सूर्य भगवान जो है सूर्य भगवान को समर्पित है। ये जो मंदिर है ये हिंदू सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे 13वीं सदी में बनाया गया था। उड़ीसा का सूर्य कोणार्क मंदिर। सिकंदर ने भारत पर डैश में आक्रमण किया था? आंसर दोस्तों इसका 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? दोस्तों आंसर है इसका धर्मपाल। आंसर है इसका धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। 1193 के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ साथ बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करने से पहले यह लगभग 4 शताब्दियों तक समृद्ध रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों धर्मपाल ने। डैश ने 1026 में अरब सागर से सटे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर आक्रमण किया था जिसमें उसने सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया था। दोस्तों दिए गए आपके पास ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गजनी का महमूद, अहमद शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों आंसर है इसका गजनी का महमूद। गजनी के महमूद ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को बर्खास्त कर दिया, यानी कि इसको लूट लिया, इसमें तोड़फोड़ की और जो मूर्तियां थी उनको उसने नष्ट कर दिया। उसने भारत पर 17 बार हमला किया। उसमें उसने सोना लूटने के लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां हमला किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां हमला किया गजनी के महमूद ने। निम्न में से किस भारतीय शासक को वर्ष 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने पहले आक्रमण में पराजित किया था? आंसर है दोस्तों इसका जयपाल। जयपाल। गजनी के महमूद ने सबसे पहले 1000 ईस्वी में आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही साम्राज्य के शासक जयपाल को हराया जिसने बाद में खुद को मार डाला और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। निम्न में से किसने देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे देवनाम पिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका अशोक। अशोक ने अपने रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स में अपना नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने नाम का उल्लेख अशोक के रूप में केवल एक शिलालेख में किया है और जिसका नाम मशकी शिलालेख है। अशोक ने जो है अपना जो नाम है अशोक के रूप में केवल एक शिलालेख में ही इस्तेमाल किया है, उसका नाम मस्की शिलालेख है। यह भी आप जरूर याद रखें। 1026 ईस्वी में किसने
सोमनाथ मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा था? दोस्तों आंसर है इसका गजनी के महमूद ने। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी सीजीएल परीक्षा वर्ष 2019 में पूछा गया था और दोस्तों आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को अफगान शासक महमूद गजनी द्वारा नष्ट कर दिया गया था और इसे लूट लिया गया था। मंदिर भगवान शिव को ये समर्पित है। मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, सोमनाथ मंदिर। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों आंसर है इसका कल्हण। कल्हण राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी के लेखक थे, जो कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा था। उन्होंने 1148 और 1149 के बीच संस्कृत में इसे लिखा था, राजतरंगिणी को। बाणभट्ट ने लिखी थी दोस्तों कादम्बरी और हर्षचरित्र। कालिदास ने दोस्तों लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव। ये सभी दोस्तों कालिदास की रचनाएं हैं। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिरों के शिलालेखों से संकेत मिलता है कि इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी की अवधि के दौरान किया गया था। खजुराहो मंदिर दोस्तों आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में और इसे चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तनख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों आंसर है इसका यहूदी बाइबल को हिब्रू में तनख के रूप में जाना जाता है, जो इसे शामिल करने वाली पुस्तकों के 3 सेटों का एक संक्षिप्त नाम है। यहूदी बाइबल को हिब्रू में तनख के रूप में जाना जाता है और जो इसे शामिल करने वाली पुस्तकों के 3 सेटों का एक संक्षिप्त नाम है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा पर डैश वंश का शासन था? दोस्तों आंसर है इसका माणिक्य। त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। यह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी महाराजा के अधीन एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई थी। माणिक्य राजवंश की स्थापना तब हुई थी जब रत्नाफा ने 1280 ईस्वी में उपाधि ग्रहण की थी। 326 ईसा पूर्व में डैश की लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी? दोस्तों आंसर है इसका झेलम। हाइडेस्पीस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के खिलाफ लड़ी गई थी। लड़ाई के परिणाम स्वरूप सिकंदर की जीत हुई और पोरस का आत्मसमर्पण हुआ। हाइडेस्पीस झेलम को कहा जाता है दोस्तों हाइडेस्पीस और हाईफेसिस बयास नदियों के बीच पंजाब के बड़े क्षेत्रों को अलेक्जेंड्रिया साम्राज्य में समाहित कर लिया गया था और पोरस को एक अधीनस्थ शासक के रूप में बहाल किया गया था। कल्हण ने 12वीं सदी में डैश नामक पुस्तक लिखी थी, जो कश्मीर के राजाओं का छंदोबंद इतिहास है। दोस्तों आंसर इसका राजतरंगिणी। कल्हण ने 12वीं सदी में राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी, जो कश्मीर के राजाओं का एक छंदपूर्ण इतिहास है। राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक क्रॉनिकल है, जिसे 12वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। तराई की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? आंसर दोस्तों इसका 1192 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई फिर से मोहम्मद गोरी की घुरीद सेना और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई फिर से मोहम्मद गोरी की घुरीद सेना और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के निकट हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। 226वां प्रश्न दोस्तों, डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म एवं निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है? आंसर दोस्तों इसका बुद्ध चरित यानी कि बुद्ध के कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी सन में रचित अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य शैली में एक महाकाव्य कविता है। 227वां प्रश्न दोस्तों, संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण डैश नामक गुरु से प्राप्त किया? दोस्तों आंसर है इसका रामानंद।
संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण रामानंद नामक अपने गुरु से प्राप्त किया। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण रामानंद नामक अपने गुरु से प्राप्त किया। रामानंद पहले भक्ति संत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। डैश ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत की विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की। दोस्तों आंसर है इसका अमीर खुसरो। आंसर है इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने संगीत की एक नई प्रणाली बनाई जिसे इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय कहा जाता है। उन्होंने तराना और खोल की दो विशिष्ट संगीत शैलियों को भी प्रचलन में ये लाए थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने संगीत की एक नई प्रणाली बनाई जिसे इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय कहा जाता है। 229वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। आंसर है इसका 1175 ईस्वी। 1175 ईस्वी। भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण मुल्तान और सिंध की विजय 1175 से 1178 में हुए थे। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ जब उसने मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान पर कब्जा करने में वो सफल रहा। गुरु को डैश को एक चमार संत के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कौन से गुरु हैं जिनको एक चमार संत के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका संत रविदास। संत रविदास। संत रविदास 15वीं शताब्दी के एक भारतीय संत थे। वह चमड़े के कामगारों के परिवार से ताल्लुक रखते थे। परंपरागत रूप से वे एक शूद्र परिवार से थे। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। कनिष्क डैश राजा था। कनिष्क डैश राजा था। दोस्तों आंसर इसका कुषाण। कनिष्क एक कुषाण राजा था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। और कनिष्क जो है एक ये कुषाण वंशीय शासक थे। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले टॉपिक महाजनपद, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन राजवंश, चोल वंश विविध से संबंधित दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।